नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। युद्ध और प्राकृतिक आपदा के समय सबसे ज़्यादा मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है और पिछले 1.5 महीने से जारी लॉकडाउन के बीच कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो समाज को चौंकाने वाले हैं। यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.5 महीने में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अनचाहे गर्भधारण और सामान्य गर्भधारण के मामले ज़्यादा सामने आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिसंबर महीने में जो सामान्य गर्भधारण के मामले होंगे वो सामान्य से बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। इसके साथ महिलाओं की प्रताड़ना की कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जो समाज को झकझोर रहा है। इसी पे हम चर्चा करेंगे आज और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक संजू सिन्हा जी और इडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी जी। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। मैडम, ये बताइए सबसे पहले आपसे कि यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट जारी किया है और आप एक महिला संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो आप जो समाज में देख रहे हैं पिछले 1.5 महीनों में क्या कुछ सामने आया है और ये क्या कुछ संकेत देते हैं? 1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया, बल्कि 1 महीना पहले ये 20 तारीख अप्रैल के लगभग अखबार में निकला था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर बहुत चिंता जाहिर की और उसमें ये स्पष्ट था कि विश्व स्तर पर इस लॉकडाउन के दरमियान महिलाओं और बच्चियों के ऊपर हिंसा की घटना बढ़ी है और ये पूरे दुनिया के अंतर्गत विभिन्न सरकारों को चेतावनी भी दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ से कि वो कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनके देखभाल के साथ साथ जो महिला के ऊपर हिंसा की घटना बढ़ रही है उसको भी वो देखे। और अपने इंडिया के अंतर्गत मात्र 11 दिन में वो जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला हेल्पलाइन है उसका एक आंकड़ा था कि 92,000 महिलाएं शोषण की शिकार, घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। तो ये जो इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है और वो दोनों स्तर पर, घरेलू हिंसा और ये यौन हिंसा दोनों स्तर पर बढ़ी है। और मैं समझती हूँ जो हिंसा की घटना तो पहले भी घटती थी, ऐसी बात नहीं है कि ये अभी घटी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस दरमियान जो घर के पुरुष आधा से अधिक समय वो अपने दफ्तर में समय देते थे, अभी इस पीरियड में क्योंकि वो घर में रहते हैं और महिलाएं अगर वो नौकरी भी कर रही हैं तो वो भी घर में हैं, तो उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेवारी, बुजुर्गों की जिम्मेवारी, पति की जिम्मेवारी और पूरे घर की जिम्मेवारी वो संभाल रही है। वैसी स्थिति में मैं समझती हूँ कि अभी ये बहुत ज़्यादा उभर करके आया है। बहुत लोगों को ये सुनने में ख़राब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जहाँ पर बच्चियों को, महिलाओं को सेफ रहना चाहिए अपने घर के अंदर, बल्कि उनके घर के अंदर ही हिंसा की घटना काफ़ी संख्या में ये देखने को मिल रहा है। और इसका ये स्पष्ट मतलब है कि जो पुरुष प्रधान समाज है, उस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को जिस तरह से खिलौना के रूप में लोग देखते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, हम समझते हैं कि इसमें और ज़्यादा बढ़ गया है। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी बढ़ गई है महिलाओं के ऊपर। और आप देखते होंगे कि अभी जो हमारे बिहार का भी ये उदाहरण है, महिला हेल्पलाइन, जो महिला आयोग है, उनका कुछ दिन पहले पूरा एक पेज पर ही आया था कि प्रत्येक दिन करीब 3 दर्जन इस तरह का फ़ोन पर सिर्फ उसको सॉल्व करना पड़ रहा है, इस तरह की घटना जो घट रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो इस दरमियान महिला हिंसा की घटना काफ़ी बढ़ी है, घरेलू हिंसा बढ़ी है। और मैं क्योंकि जिस संगठन से जुड़ी हुई हूँ उस संगठन में ज़्यादातर जो आपका झुग्गी झोपड़ी, पटना का मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहती हूँ, पटना में करीब 1 दर्जन झुग्गी झोपड़ी है जहाँ मेरा संगठन है, राजा बाज़ार के तरफ, रामजी चौक, ये आपका कुसुमपुरा वगैरह में। तो वहाँ का अभी बहुत सारा इस तरह का खबर आ रहा है कि जो महिलाएँ तो घर में घरेलू दाई की काम करती थी, अभी सारा काम बंद हो गया। उनके पुरुष वो भी रिक्शा चलाते थे, कुछ कुछ करते थे, ठेला चलाते थे, वो भी बंद हो गया। अभी रोज़ मारपीट हो रहा है
और कई महिला को तो घर से निकाल दिया गया। अभी 2-3 केस आप भी आज के अखबार का मैं बता रही हूँ, जो घटनाएं घटी है कि एक कटिहार में और एक औरंगाबाद में घरेलू हिंसा के चलते पत्नी को जान से ही मार दिया। तो रोज़ बरोज़ इस तरह की घटना घट रही है। और उसमें मैं समझती हूँ कि एक तो जो परिवार में और समाज में महिलाओं के प्रति जो नज़रिया और दृष्टिकोण है उसका भी एक असर है। दूसरा है जो कानून के स्तर पर भी जो कानून बनी हुई भी है उस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। अगर उसको सही ढंग से लागू हो तो अपराधी को डर होगा, भय होगा। अगर उसको तुरंत गिरफ्तार करे, उसको सजा दे तो उसको भय होगा। तो उस स्तर पर भी नहीं हो रहा है। संजू सिन्हा जी से मनोवैज्ञानिक पक्ष जानते हैं। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन के बीच बहुत ही चौंकाने वाली ये खबरें आ रही है कि पढ़ा लिखा समाज हो या अनपढ़ समाज हो, निरक्षर समाज हो, दोनों जगहों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। तो आप इसे किस तरह से देखती हैं? इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? अच्छा प्रश्न है ये आपका। और अभी जो स्थिति है लॉकडाउन की, वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हिंसा की प्रवृत्ति अभी बढ़ी है अगर समाज में, और लगातार आ ही रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं और बहुत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो डेटा आया है उसमें भी आ रहे हैं कि घरेलू हिंसा बढ़ी है और ख़ासकर विशेषकर महिलाओं और बच्चियों पर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और तो इसमें मेरा कहना है कि जहाँ तक हो कि हमें समायोजन की स्थिति में आना चाहिए। और ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें अचानक से ये प्राकृतिक आपदा हमेशा जब भी आती है तो अचानक आती है, और जब आती है तो लोगों को एडजस्ट करने में, समायोजन करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है हर आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को। और जब अभी इस सिचुएशन में जितनी भी महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, हो सकता है कि घर में आर्थिक स्थिति की का कहीं मुश्किल तो आ ही गया है, और इसके अलावा शिक्षा की भी कमी है। अगर पढ़े लिखे हैं, जहाँ शिक्षित समाज है, वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति आ रही है जहाँ पे ईगो प्रॉब्लम आ रहा है, ईगो की समस्या आ रही है। पति पत्नी में भेद हो रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि मैं इतना काम करूं, घर को कैसे संभालूं। ये सब स्थिति है जहाँ पर कि एडजस्टमेंट की मुश्किल आती है और मारपीट तक ये पहुँच जाता है। और इसके अलावा है कि बाहर जहाँ तक हो लोगों को समझना चाहिए कि खासकर भारत में, बाहर की स्थिति तो है ही, भारत अभी विकासशील देश है, इसको हम समझेंगे। और अमेरिका और जहाँ भी यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी विकसित देश हैं वो लोग। वहाँ पे बहुत कुछ घर में व्यवस्था भी है उन लोगों के कि अगर लॉकडाउन की स्थिति है तो हम कैसे सहयोग करें, कैसे समय का उपयोग हम कैसे करें, बच्चों को हम कैसे रखें। उसके बावजूद भी वहाँ पर भी हो रही है हिंसा, लेकिन भारत में ज़्यादा कहीं पे देखा जा रहा है अक्सर इस तरह की। अभी 92,000 सारी दुनिया का मामला है, और इसके अलावा और भारत में भी 1,000-2,000 केसेस आ गए हैं लगभग। करीब 50 दिन का लॉकडाउन हो गया है इस बीच। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि नहीं, हमें एडजस्ट करना है, समायोजन करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। और जो भी हैं घर में, अगर पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी चाहिए कि हम उनका सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और वही हिंसा को भी रोकेगा। या फिर और कुछ जो भी स्थिति बनती है, जहाँ पर भी यौन शोषण की स्थिति बनती है, वहाँ पे अशिक्षा है, अशिक्षा के कारण ही स्थिति पैदा होती है। तो वहाँ हमें समझना होगा इस बात को कि हम समायोजित रूप से घर में रहें और सभी लोग मिल कर के रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि मैम ने बताया, रामपरी जी ने बताया कि जो घरेलू हिंसा है वहाँ अपने घर में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, और ये जो केसेस हैं कि लॉकडाउन के बीच जो केसेस सामने आ रहे हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों के घर से भी आ रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखती हैं? मतलब कि एक पढ़ा लिखा इंसान, शिक्षित इंसान अगर अपने घर की महिलाओं का इज्जत नहीं कर रहा, उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, तो क्या इसका मूल कारण आर्थिक है या कुछ और? आर्थिक भी है। अगर जहाँ पर भी हिंसा
की स्थिति पैदा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आर्थिक है स्थिति, चूँकि अभी बहुत लोगों का काम जो भी है, जो वो इंगेज रहते थे, वो अभी नहीं हो रहा। अगर हम और मज़दूर वर्ग में जाते हैं या फिर डेली बेसिस के जो वर्क करते हैं, उन लोगों के माध्यम से, उन लोगों के की स्थिति को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर है कि आर्थिक स्थिति तो निश्चित रूप से कम हुई है और मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें प्रेशर में हैं वो लोग सभी, जहाँ की उनका जो घर की फैमिली को वो चला पाते थे अच्छे से, और वहाँ पे उन्हें दिक्कत आ रही है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिवनेस है, कहीं पे चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो वही बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि फैमिली में, परिवार में समायोजन की स्थिति होनी चाहिए। पति पत्नी जो भी घर में हैं उनको समझना चाहिए कि आर्थिक स्थिति अगर ऐसा है तो फिर हम उसी तरह से हम उस माहौल को जिंदा रखें। रामप्रीत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप बहुत सारी महिलाओं से मिलती हैं, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के आप मतलब जो कहते हैं कि बड़े लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे भी मिलती हैं, उच्च वर्ग के लोगों से भी मिलती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर जो इस तरह के, जैसे यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी किया कि दिसंबर महीने तक अनचाहे गर्भ और सामान्य गर्भ जो है बहुत सामान्य से ज़्यादा होगा, तो महिलाएं, और इस पीड़ा को महिलाओं को झेलना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जो रिपोर्ट है, इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है इस लॉकडाउन में। समझते हैं जो सवाल है, तो मैं समझती हूँ कि ये एक अराजक समाज और अराजक परिवार के वजह से, और दूसरी बात है कि इसमें एक पुरुष के अंदर या जो एक सामान्य, उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो अपने परिवार में या दूसरी कोई लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, उसके प्रति जो उनका दृष्टिकोण होगा, सोच होगा, वो सामान्य व्यक्ति को का उस तरह का सोच नहीं होगा कि इस तरह के घिनौनी हरकतें करे। वो ज़रूर उनके दिमाग में, उनके मन में किसी तरह का जानवर जब तक नहीं बैठेगा, एक शैतान नहीं आएगा, तब तक उस तरह की घटनाएं नहीं कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह की वारदातें जो होती है वो अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इससे पहले भी ऐसी बात नहीं है। अभी आप देखिए, निर्भया की घटना पहले हुई, उसका तो निर्भया की घटना पूरे देश के, पूरे दुनिया के अंतर्गत भी हुआ, लेकिन सिर्फ एक निर्भया नहीं। अभी 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले आप देखिए, यूपी में 2 इस तरह की घटना घटी, जो आज उसका लड़की की शादी होने वाली थी रात को, और दिन में ही 4 लड़का उठा करके ले गया, उसके साथ रेप करके लाया, और लोक लज्जा के चलते बताया नहीं। शादी करके वो लड़की गई, और ससुराल में जब वो पूरा खून से लथपथ थी और बहुत चोट आई थी, तब जब सवाल पूछा गया तो फिर उसको छोड़ दिया। आगरा में उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। वो तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे यहाँ बिहार में इस तरह की रोज़ घटनाएं घटती है। तो मैं समझती हूँ कि ये चाहे और अनचाहे गर्भ का जो सवाल है, इसका स्पष्ट मतलब है कि जो ऐसे कोई घटना घट गई और वो गर्भ उसको रह गया रेप के तहत, या चाहे जिस तरह से, हाँ, सामान्य जो घटना होती है, तो उस पर मैं समझती हूँ कि जो रोक लगाने का एक जो सबसे बड़ा जरिया है, वो जरिया है कि अभी आप देखिए साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साइबर क्राइम, वो साइबर क्राइम के चर्चा महिला आयोग के अंतर्गत भी हुआ और हेल्पलाइन में भी हुआ। साइबर क्राइम में बहुत इस तरह की घटना घटती हैं कि लड़कियां लोक लाज बचाने के चलते वो नहीं बोल पाती है, और लड़का के तरफ से उसके ऊपर दबाव होता है, वीडियो बना लिया कि अगर तुम किसी को कहोगी तो हम पूरा ये दिखा देंगे और तुम बदनाम हो जाओगी। तो इसका ये है कि जो लड़की ये है, समाज में हमको दोनों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आज जो हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है, इस पुरुष प्रधान समाज को आप सोचिए कि लड़कियां ही बदनाम होती है, जबकि उसके साथ ज़बरदस्ती होता है, बलात्कार उसके साथ होता है, और बदनाम भी लड़कियां होती है। तो ये जो समाज है पुरुष प्रधान समाज, उसके चलते भी, लोक लाज के चलते भी वो कुछ नहीं बोल पाती है।
और अगर बोल भी पाती है कभी अपने घर के अंदर, तो परिवार में उनके माँ और लोग कहते हैं कि अरे वो समाज में लोग सुन लेंगे, वो बदनाम हो जाएंगे, हम तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये करते करते समय बहुत बीत जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस समाज के अंतर्गत जो ये एक हिसाब से बना हुआ है, ये भी इसके लिए दोषी है, और जो कानून तो कठोर बनी हुई है। मैं फिर उस मुद्दे पर आऊँगी कि अगर प्रशासन उस कानून का सही इस्तेमाल करे तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी या उस पर कम होगा। बिल्कुल तो ऐसा नहीं हो सकता है, मानव है, इंसान है, लेकिन बहुत इस रफ्तार में कम होगा। इस पर रोक हम काबू पा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष की बात करें कि अनचाहे और सामान्य गर्भधारण दिसंबर माह में बढ़ जाएंगे, और इसका समाज पे किस तरह से असर पड़ेगा। अनचाहे और सामान्य गर्भधारण जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि मतलब लोग की आर्थिक स्थिति भी चरमराएगी, और समाज में जो जटिलताएं हैं, जो मैडम अभी कह रही हैं कि पुरुष प्रधान समाज जो है दमन करता है, तो इसका एक ये उदाहरण होगा और आने वाले दिनों में इसका भयावह रूप सामने आएगा। कैसे देखती हैं एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप इसे? ये निश्चित है कि अगर अनचाहे गर्भ और चाहे गर्भ है ना, दोनों का प्रभाव पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है, परिवार पर भी पड़ता है। अगर अनचाहे गर्भ की स्थिति तब पैदा होती है जब कि ये पुरुष के द्वारा निश्चित रूप से जब प्रेशराइज करके आप स्थिति को उत्पन्न करते हैं, रेप की स्थिति आती है, तो इसमें ये संभावना बनती है। तो यहाँ पर है कि निश्चित रूप से अभी अगर हम इस पक्ष को देखेंगे कि जहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है और जितनी व्यस्तता कम गई है पुरुषों की, वहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि अशिक्षा की कमी है। हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें समायोजन करना पड़ेगा। पति और पत्नी के बीच जो है वो इंटरेक्शन, बातचीत, वो स्पष्टता होनी चाहिए। उस माहौल के अपेक्षा को लेते हुए, माहौल की सिचुएशन को, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए, हमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको कि हम नकारात्मक रूप से नहीं ले सकते हैं, उसको सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। तो अगर वहाँ पर अगर इस तरह के सिचुएशन आ रहे हैं अनचाहे गर्भ की, तो वहाँ पर तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह होगी ही, समाज में जटिलता आएगी, और फिर जहाँ आर्थिक स्थिति भी हमारा अच्छा नहीं है और उसमें फिर बच्चों का लालन पालन करना, यहाँ पर भी स्थिति इस तरह की आएगी और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी कहा गया है कि जो अनचाहे गर्भ होते हैं उन जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका मानसिक रूप से विकास भी नहीं हो पाता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं असंतुलन बन जाता है उनके मानसिक विकास और शारीरिक विकास में, तो बाद में फिर वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। और जहाँ तक और बाकी जो सिचुएशन बन रहे हैं, बाकी जो स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से स्थिति तो अच्छी नहीं होगी। और ये चूँकि संयुक्त राष्ट्र का ये डेटा तैयार किया गया है कि इस तरह की स्थिति आ रही है, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं, तो ये एक अभी है, एक डेटा लिया गया है कि ऐसा होगा कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बच्चों के जन्म होंगे। तो स्थिति तो अगर ऐसा है तो स्थिति तो नहीं ही अच्छी होगी और समाज के लिए तो मुश्किल ही होगा। रामप्रीत जी, जिस तरह से कहा गया है कि जो आने वाले दिनों हैं उसमें कोरोना से कम और ज़्यादा लोग कुपोषण से मरेंगे, और फिर जब बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे उसमें अनचाहे बच्चे भी होंगे और सामान्य बच्चे भी होंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो इस स्थिति को नियंत्रण करने की बात की जाए तो कैसे नियंत्रण किया जाए? आप कह रही हैं कि कानून कठोर है, लेकिन कहीं ना कहीं बात ज़बरदस्ती वाली है, सामान्य हो या अनचाहे हो। सामान्य अगर सामान्य से ज़्यादा होता है तो अनचाहे ही उसको कहा जाए। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? क्या है उपाय आपकी नज़र में? क्या कहना चाहेंगे आप समाज से? कुपोषण से लड़ने के लिए मैं समझती हूँ जनसंख्या हमसे, हमारे भारतवर्ष से ज़्यादा अधिक जनसंख्या चीन का है। तो ये जनसंख्या कम और ज़्यादा से गरीबी और कुपोषण से कोई लेना देना नहीं है।
ये सरकार की योजना पर निर्भर करती है, जो उनकी योजना में क्या है। मैं फिर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आपने देखा जो कल प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ 20 लाख करोड़ का पैकेज का, उस पैकेज में कहीं भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनके बच्चों पर या उनके रोजगार पर कहीं कुछ चर्चा नहीं हुई। बाद में पता चला कि ये उद्योग के लिए और बड़े कारपोरेट के लिए भी कुछ मदद वो किए जाएंगे, फिर बाद में विस्तार से उसको जो होगा होगा। तो इसीलिए इससे जनसंख्या से वो तो ठीक, ये तो पहले ही बात आ चुकी है कि ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, वो संजू जी भी बताई हैं। लेकिन ये जनसंख्या और कुपोषण से हमको कोई रिश्ता इसमें मुझे नहीं लगता है। इसके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत सरकार के गोदामों में 8.5 लाख टन अनाज अभी भी पड़ा हुआ है, जिसको आपने भी सुना होगा कि वो दूसरे देश के लोगों के लिए ये हाथ साफ करने वाला वो बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जिनको आज, तो बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, यहाँ राजनीति मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात आ रही है, 15 दिन पहले नीतीश कुमार कहा कि जो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको आप जीविका दीदी बनाएगी, अभी तक नहीं बना। मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तभी, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है। तो ये जो है एक एक घर तक, इसी देश के अंतर्गत केरल है, आप पता लगाइए वहाँ कुपोषण है कि नहीं, वहाँ अशिक्षा, वहाँ स्वास्थ्य। तो ये सब योजना, सरकार की योजना में क्या है, उनकी प्रायोरिटी में क्या है, उनकी प्राथमिकता में क्या है। अगर सरकार की प्राथमिकता में आ जाए तो वो घर घर अनाज पहुंचाया जा सकता है। अधिक से अधिक जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जब तक उनको काम नहीं मिलता है तब तक 7,500 रुपया उनको मंथली दिया जा सकता है। सरकार के पास उतना पैसा है। तो ये अगर हो तो मैं समझती हूँ कि कुपोषण को हम दूर कर सकते हैं। और साफ सफाई में मतलब चिकित्सा जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी वो दिया जाए तो हम समझते हैं कि जो हम उससे मुकाबला कर सकते हैं और बहुत भयावह स्थिति नहीं बन सकती है। आपसे अगर पूछा जाए कि इसके उपाय क्या हैं, अगर इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं को झेलना पड़ रहा है इस प्राकृतिक आपदा का, तो इस आने वाली जो भयावह स्थिति है, जो कुछ माह के बाद पैदा होगा, कुपोषण की स्थिति पैदा होगी, जैसा कि आपने भी कहा, तो इससे कैसे निपटा जाए और इसके उपाय क्या हैं? आप समाज को क्या कहना चाहेंगी कि आप इस तरह से अपना व्यवहार बदलो, अपना शिष्टाचार बदलो कि समाज बदले और आपकी महिलाएं सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे? जहाँ तक हो, शिक्षा की कमी के कारण ही सारी स्थिति पैदा होती है, तो हमें शिक्षित होना होगा। और शिक्षा केवल किताबी पढ़ाई नहीं है, बल्कि हमें जो एक हमारा मानवता की जो शिक्षा है, जागरूकता की जो शिक्षा है, उसमें हमें जागरूक होना होगा और हमें उस पद्धति को लेके चलना होगा। कहा भी जा रहा है कि पुरातन व्यवस्था को अपनाएं। बहुत जगह हम लोग हमेशा ही देख रहे हैं कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी थी। और निश्चित रूप से समाज बदलाव आएगा, और बहुत ही जो बदलाव आएगा वो शायद लग रहा है कि काफ़ी ज्वलंत बदलाव आएगा। अचानक से जो बदलाव आता है, जैसे युद्ध की स्थिति है, युद्ध के बाद का जो बदलाव होता है, वैसे ही कोरोना अभी जो है संक्रमण एक युद्ध की ही स्थिति है। इससे लोग लड़ रहे हैं, हर मानव लड़ रहा है, एक छोटा बच्चा भी लड़ रहा है। तो इसके बाद जो समाज में जो स्थिति आएगी तो उसमें हमें सबसे पहले कि हमें शिक्षित होना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में हम जिस जगह पे हैं, जितनी हमारी आर्थिक स्थिति है, हम उसी के अनुसार चलें। एक कहावत भी है कि चादर उतना ही तानिए जितना कि आपको आवश्यकता है। तो वही है, तभी हम कुपोषण से भी लड़ेंगे। कुपोषण की स्थिति नहीं आएगी, घर की व्यवस्था चरमराएगी नहीं, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। जो कोरोना है वो प्राकृतिक आपदा तो है ही, और युद्ध से कम नहीं है। और किसी ने इसकी तुलना महाभारत से करते हुए ये लिखा है कि कुरुक्षेत्र तक ये सीमित नहीं है, बल्कि कोरोना का जो युद्ध क्षेत्र है वो पूरी दुनिया है। और ऐसे में महिलाओं को बचाने के लिए अपने व्यवहार और आचरण में सुधार लाएं,
साथ में ही अपनी चादर को उतना ही फैलाएं जितना वो अलाउ करता है, तभी आपका परिवार जो है सुरक्षित रह पाएगा, वरना बिखर जाएगा।